दोस्तों राम राम। जब सुबह सुबह हम खेतों की तरफ आते हैं, सुबह सुबह टहलना वैसे भी अच्छा लगता है। हालांकि अब ओस भी गिरने लगी है और जो मेड़ है उस पर जो घासें हैं उस पर काफ़ी ओस गिरी हुई है। तो भी पिछले दिन अच्छा पानी बरसा है, तो अब धान ठीक ठाक है, धान में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। आप देखिए ये सारे धान बहुत बेहतरीन धान हैं और हालांकि इसमें भी बालियां नहीं आई हुई हैं। अभी ये समझ लो कि उनके पेट के अंदर हैं भी। अभी तकरीबन 15 दिन लग जाएगा। 15 दिन के बाद इसमें सब में बालियां आ जाएंगी और आप देखेंगे तो किसी किसी में आ भी रही हैं। थोड़ा सा एक खेत गड़बड़ हो गया है और वो गड़बड़ क्या, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया। एक तो होता है गड़बड़ और एक होता है ज़्यादा गड़बड़। अब ये खेत ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया है, इसमें कोई विशेष उम्मीद नहीं है, लेकिन ये है कि चलो जो जो मिल जाएगा मिल जाएगा। लेकिन ये है कि इसमें कोई उम्मीद नहीं रखी है। और बाकी तो सारे धान अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा हमारे यहाँ साँड़ों का प्रकोप ज़्यादा है, साँड़ बहुत ज़्यादा हैं और जिनके यहाँ गाय दूध देती हैं वो गायों को दूध ख़त्म होने के बाद गायों को भगा देते, तो गाय बहुत ज़्यादा हैं तो वो फिर नुकसान पहुँचाती हैं। तो उनके लिए प्रबंध करना पड़ता है। खेतों में वो कटीले तार लगाए जाते हैं, क्या किया जाए, मजबूरी है। अब आप देखेंगे ये भी धान जो है अच्छी क्वालिटी का धान है और इसकी पैदावार भी अच्छी होगी। अब बिना खेतों के चारों तरफ तार बांधे काम नहीं चलता है, तार तो बांधना ही पड़ेगा। अगर हम तार को नहीं बांधेंगे फिर सांड कूद जाएंगे, गाय कूद जाएंगी। हालांकि नील गाय पहले बहुत थी, लेकिन वो हमारे यहाँ से तकरीबन ख़त्म हो गई। नील गाय नहीं रह गई है, नहीं तो वो तो भैया झुंड की झुंड आती थी और खेती को ऐसे तहस नहस करती थी कि पूछो मत। खेती तो करती थी, वो आम के पत्तों को भी खा जाती थी, डाल भी तोड़ देती थी। लेकिन अब वो जो है हमारे आम नहीं रह गई हैं। इक्का दुक्का कभी दिखाई पड़ गई नहीं। पहले तो 50 के झुंड में साथ साथ चलती थी, लेकिन अब वो नहीं है। और इस समय 7:30 बजे का वक्त है। हमने सोचा कि चलो चलते थोड़ा सा टहल करके आते हैं। हालांकि ओस बहुत ज़्यादा है और बरसात में तो आप जानते हैं कि दुनिया भर की घास अपने आप ही पैदा हो जाती है। भाई जो हमारे भगवान होते हैं तो वो दुनिया भर का बीज अपने पास संभाल कर रखते हैं और वो छिड़क देते हैं। तो बरसात का पानी जैसे पड़ता है वैसे जो वो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। और ये हमारे सामने देखो, पीछे ये पीपल देवता का वृक्ष है और ये बहुत पुराना वृक्ष है। इसमें ये समझ लो कि कम से कम नहीं तो 1000 साल पुराना होगा, इससे कम का नहीं होगा ये। क्योंकि हमारे बाबा बताते थे कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये पीपल देवता कब के लगे हुए हैं, सोचो। और हमारे बाबा को मरे हुए कम से कम नहीं तो 100 साल से ऊपर हो गया, ज़्यादा हो गया, 150 साल हो गया होगा। क्योंकि 100 साल के तो हमारे पिताजी होकर ख़त्म हुए हैं। उससे पहले वो जब
जवानी थे तभी हमारे बाबा ख़त्म हुए थे। तो ये जो है कम से कम 1000 साल का पुराना ये पेड़ है, इससे कम का नहीं होगा। और हमारे यहाँ बहुत ऐसे जो है पेड़ धरोहर के रूप में हैं, जो कि जिन्होंने कई पीढ़ियाँ देखी हैं, कई पीढ़ियाँ। अब मैं इसी पीपल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कितनी पीढ़ियों को देखा होगा, कितनी पीढ़ियाँ आई होंगी, कितनी पीढ़ियाँ इनके सामने मिटी होंगी। तो बहुत सारे ऐसे जो धरोहर के रूप में हैं। और लेकिन ये है कि पुरानी धरोहर को बचाना चाहिए। हम लोग पुरानी धरोहर को बचा नहीं पाते हैं और वो हमारे ही द्वारा नष्ट हो जाते हैं। नष्ट क्या, उनको हम ही लोग नष्ट कर देते हैं कि सोचते हैं अब इनका क्या काम है। लेकिन ये मानिए कि जो ऊपर वाले ने जितनी भी चीज़ें बनाई है ना, वो सारी चीज़ काम की हैं। ऊपर वाले ने कोई ऐसा चीज़ नहीं बनाया है जो हमारे काम का ना हो, मानव के काम का ना हो। अब हमारे यहाँ जैसे किसी का जो है अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके बाद में घट बांधते हैं। घट बोलते हैं कि मटका होता है, घट माने घड़ा। तो घड़े में कुछ जल फूल अच्छा जो भी पंडित बताता है, तो अंतिम संस्कार करने के बाद में आते हैं वो पीपल के पेड़ में ही वो घड़े को लटकाते हैं। अब जब हम पीपल का संरक्षण नहीं करेंगे तो उसको कहाँ लटकाएंगे भाई? पीपल तो वैसे पूजनीय है। कहते पत्ते पत्ते देवा नाम, पत्ता पत्ता ही देवता है। तो पीपल को बचाना चाहिए। पीपल जो है सनातन धर्म में सबसे पूजनीय वृक्ष है, पीपल और बरगद। और पीपल और बरगद में एक और चीज़ मैं बताऊं कि इसमें जब फल आता है ना, तो न जाने कितनी चिड़ियों का पेट भरता है ये पीपल और बरगद। तमाम चिड़ियों का पेट भरता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे फल आते हैं और वो उनको अच्छा लगता होगा तभी खाते, बड़े चाव से खाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ चमगादड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो चमगादड़ इनको बहुत खाते हैं। और चमगादड़ का क्या काम है कि उसी मुंह से खाएंगे, उसी मुंह से पोटी कर देंगे। मतलब खाने का और निकालने का उनका एक ही होता है, मुंह से ही निकालते हैं, मुंह से ही खाते हैं चमगादड़। तो पीपल और बरगद और एक पेड़ और है पकड़िया, जिसको कहीं कहीं पाकड़ बोलते हैं, हमारे यहाँ पकड़िया बोलते हैं। तो उसमें भी फल बहुत ज़्यादा आते हैं जो चिड़ियों का पेट भरते हैं। अब आजकल हमने देखा है कि हमारे यहाँ से समझ लो कि कबूतर सारे गायब हो गए। कबूतर नहीं नज़र आएंगे, इक्का दुक्का कहीं नज़र आ गए तो आ गए, नहीं सब कबूतर चले गए भैया शहर कमाने। अब शहर कमाने इसलिए चले गए क्योंकि जैसे आजकल हमारे जो युवा है उनके लिए गांव में कोई रोज़गार नहीं है, या तो खेती करें या किसी के यहाँ मजदूरी करें। मजदूरी करते हैं तो उनका पैसा मारा बहुत जाता है। अगर 10 दिन काम करेंगे तो ठेकेदार कोई न कोई नुक्स निकाल करके 2 दिन की दिहाड़ी काट ही लेता है। तो हमारे यहाँ के युवा भी शहर चले जाते हैं, कम से कम वहाँ अगर डेली दिहाड़ी पर काम करने वाले हैं तो डेली उनको पैसा तो मिल जाता है। शहरों में अच्छी बात है भाई, डेली काम करो डेली पैसे लो, वहाँ कोई लफड़ा नहीं है, बशर्ते ईमानदारी से काम करो। तो वैसे ही जितने कबूतर थे, कबूतर नहीं अनेकों चिड़िया, जैसे तोता भी चले गए। तोता भी अब आम के सीज़न में आएंगे, उसके बीच पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो कबूतर शहर में चले गए, तो कबूतरों के लिए शहर में तो भैया हर चौराहे पर आपको दाना बेचने वाले मिलेंगे और एक से एक धर्मात्मा वो दाना खरीद करके और वो छींट देते हैं। तो वहाँ कबूतरों का पेट भर जाता है और बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन में ठंडा पानी, वो गाड़ी आती, गाड़ी भर के एक से एक धर्मात्मा गाड़ी भेज देते कि भाई जहाँ जहाँ पर बर्तन रखा है वहाँ पर पानी भर दो। तो शहरों में कबूतरों को ना खाने की कमी है ना पानी की कमी है, लेकिन गांव में कमी है। गांव में तो दुनिया भर की कमी भाई।
अब यहाँ तो ये होता है कि सरकार ऐसा काम करती है कि जो पुराने तालाब थे वो तो कर दिया, जिनके पास खेती नहीं थी उनको पट्टा कर दिया। अब तालाब में कुछ होता थोड़ा, कुछ नहीं होता है, पट्टा कर दिया भाई, इतना बिस्वा या इतना बीघा फला के नाम पट्टा हो गया। और जो अच्छी भली ज़मीन है, अच्छी भली ज़मीन, तालाब खुदवा दिया है। सोचो, ये खेती की ज़मीन तालाब खुदवा दिया। ये हिसाब किताब है, मतलब बने हुए को बिगाड़ना। अब ये तालाब देख रहे हैं, बनी हुई चीज़ को तो बिगाड़ा और क्या किया है, बनी हुई चीज़ को बिगाड़ दिया। अब क्या करते हैं, जैसे किसी का जानवर ख़त्म हो गया तो ला करके इसी में छोड़ जाते हैं, थोड़ा गांव से हटके पड़ता है, यहाँ छोड़ जाते हैं। तो ये तालाब इसी काम में रह गया है। अब कोई ना साफ़ सफाई ना कोई देख रेख करने वाला, बस ये समझो कि मरे हुए जानवरों को ये हजम करता है तालाब, और कुछ नहीं। और इसमें देखा है कि मैंने, जैसे गांव में किसी की मिट्टी हो गई तो बहुत लोग ऐसा है वो आकर के इसी में गड्ढा खोद करके इसी में दबा जाते हैं। कम से कम इसमें नहीं तो सैकड़ों नहीं होंगी, 50-60 तो लाशें मैंने देखा इसमें दबाई हुई है, नीचे दबी हुई है। सोचो, तो ये हिसाब किताब है। और हमने गांव में एक चीज़ और देखा है कि गांव में सबके घर में समझ लो कि शौचालय बना हुआ है। मोदी सरकार ने हर घर पक्का कर दिया है और हर किसी को शौचालय दे दिया है, हर किसी को चूल्हा सिलेंडर दे दिया है। लेकिन आज भी समझ लो कि 30 से 35% आबादी वो आज भी लोटा लेकर के खेतों में, बागों में, खलिहानों में जाती है। मतलब घर में बना हुआ है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ये है। तो ऐसी योजना का क्या फ़ायदा जिसका लोग लाभ ही नहीं उठाते हैं। कहते सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही। अब सरकार करती है तो उसका आप सब दुरुपयोग करते हो। अब आप अपने घर से लोटा लेकर निकल गए और बाहर किसी के दूसरे के खेत में गंदगी फैला रहे हो। अब हमारे यहाँ चारों तरफ आम की बाग लगी हुई है, इक्का दुक्का खेत बचे हुए जहाँ पर खेती होती है, बाकी खेत नहीं बचे, सब आम की बाग लग गई है। अब किसी के बाग में अगर आप लेटरिन करने जाओगे तो अब इस समय समझ लो कि बागों में दवाई का काम, आम का सीज़न ख़त्म हो गया, बागों की जुताई हो रही है, उसमें दवाई लग रही है, खाद लग रही है। तो उसमें जा कर के तुम गंदगी फैलाओगे तो उसमें कौन मज़दूर काम करेगा? कोई मज़दूर थोड़ा गंदगी में काम करना पसंद करेगा। तो हालांकि सख्त हिदायत है कि भाई बाग में अगर कोई मिल गया लेटरिन बाथरूम करते हुए तो उसकी खैर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग छुपे छुपे रात में निकल ही जाते हैं। तो सरकारी चीज़ों का लोग दुरुपयोग भी उठाते हैं, हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हर आदमी स्वतंत्र भाई। फिर कोई बात होती है तो कहते हैं भैया उल्टा बोलते हैं, भैया उल्टा बोलते हैं। तो भैया अगर सही बात कहते हैं तो भैया बुरे हैं। अब मैंने देखा है हमारे घर में, इधर गांव में जितनी भी लेटरिनें बनी हुई हैं जो हरिजन बस्तियों में, तो उसमें क्या है, उनको सिलेंडर तो मिल गया है लेकिन सिलेंडर भराने के लिए रकम नहीं है, पैसा नहीं है। तो वो लेटरिन के अंदर वो समझ लो कि लकड़ियाँ भर रखे हैं, लकड़ियाँ भर रखे हैं, उपले भर रखे हैं। वो जिस काम के लिए बनाया गया वो काम यूज में नहीं आता है। वो समझ लो कि लकड़ी रखने के लिए काम आता है कि हमारी लकड़ी सुरक्षित रहेगी, बरसात में भीगेगी नहीं। बस रोज़ सुबह शाम लोटा उठाया और चल दिया किसी का खेत गंदा करने। तो गांव में तो दुनिया भर की समस्याएं हैं, लोग समझते नहीं हैं। और गांव के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, मैंने देखा अगर स्कूल में खाना ना मिले ना तो बच्चे स्कूल ही ना जाएं।
टीचर ऐसे कुर्सी पर बैठ करके और पैर जो है टेबल पर रखकर आराम से सोते रहेंगे, बच्चे नहीं रहेंगे स्कूल में भाई। तो खाना मेन बच्चों का जो इकट्ठा करता है खेतों में और स्कूलों में, तो खाने की वजह से स्कूलों में खाना मिल रहा है, तो खाना खाने जाते हैं और लंच में अपना बस्ता उठाया, घर आ गए। और उनके माता पिता भी अनपढ़ हैं, जो नीचे तबके वाले हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, पढ़े ज़्यादा क्या, पढ़े लिखे हैं ही नहीं। तो बच्चों कहते पढ़ के क्या करोगे, पढ़ के क्या करोगे। उनको क्या पता कि पढ़ाई का कितना महत्व है। अगर पढ़ाई आप पढ़े होते तो ये जो दूसरों के यहाँ फावड़ा उठा करके, कुदाल उठा करके चल देते हैं ना, ये काम नहीं करना पड़ता। और आज भी नीचे तबके का लोग, जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, वो किसी न किसी सरकारी कार्य में लगे हुए हैं और उनका जीवन बहुत बेटर है। तो लोग इस चीज़ को सोचते नहीं हैं। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अभी अगर आपने शिक्षा अच्छी कर रखी है तो आप खेती भी अच्छी करेंगे, आपको दवाइयों की जानकारी होगी और बीजों की जानकारी होगी, कब फसल किस समय में उगाई जाती है उसकी पूरी जानकारी होगी। लेकिन जब पढ़े नहीं हो तो एक दूसरे से पूछोगे, और जिससे पूछोगे, आजकल ज़माना ही ऐसा है, बहुत ऐसे पूछो भैया सूरज किधर निकल रहा है, बता देंगे भैया पश्चिम से निकलता है। हमारे यहाँ तो पश्चिम से निकलता है भैया सूरज। तो बताने वाले ऐसा भी बता देते हैं। लेकिन जब पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हारा वही अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाएंगे। और जो उच्च वर्ग के हैं वो तो चाहते हैं कि ना पढ़ो लिखो, कम से कम उनके नीचे काम तो करोगे। तो भैया हम तो यही कहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो बच्चों को स्कूल भेजिए। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। अगर किसी प्रकार की शिक्षा तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम पशु हो। कैसे पशु? जिसके ना पूँछ हो और ना सींग हो। नमस्कार।